हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक और नई क्लास में। जीके जीएस का सीरीज़ लेके हम चल रहे हैं। साइड बाय साइड वाइज आपको बाकी क्लासेस भी मिल रही हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। सभी दोस्त जो है वो जुड़ जाइए और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके पढ़ने में। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और नए हैं अगर आप हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो ऊपर से पढ़ सकते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो नीचे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में फुल क्वेश्चन विद ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन जून 22 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज रिपोर्ट टाइटल। 2022 में आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका टाइटल क्या था। देखिए ये क्वेश्चन जो है जब तक 2025 नहीं आ जाता तब तक ये क्वेश्चन जो है वो चलेगा, क्योंकि ये 2025 के रिलेटेड का क्वेश्चन है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये करंट अफेयर 2022 का होगा, बट नहीं। ठीक है। तो उसका टाइटल था पेमेंट विजन 2025। ठीक है, 2025 तक का पेमेंट विजन जो है वो उनका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये किसके द्वारा जो है वो किसके अंडर आई थी, ये आई थी फाइनेंस फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर जो है ये आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहना है। ठीक है। और लास्ट में सभी बच्चों को अपना स्कोर जो है वो बता के जाना है कि कितना स्कोर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया की 7th ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की जो है भारत की रैंक क्या थी। ये 2023 का है। ठीक है। 2023 में 17th जो एडिशन हुआ है 70वां, ठीक है, उसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की टोटल रैंक जो है वो कितनी थी। तो भारत की जो है 126 पे नंबर पे भारत आया है कि भाई इतनी शांति है। ठीक है। शांत देशों में 126 नंबर पे भारत है। और बात कर ली जाए टॉप जो कंट्रीज थी, ठीक है, वो थी हमारी आइसलैंड आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है, आइसलैंड और डेनमार्क जो हैं ये सबसे पीसफुल कंट्रीज में गिने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। साथ साथ में आप दोस्त में आंसर जो है वो देते जाइए। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आज का हमारा, कि इनमें से कौन सी जो है वो लैगून नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए मेरे भाई लैगून होता क्या। ठीक है। लैगून एक ऐसा लेक का एक पार्ट होता है जो कि सेपरेट हो गया होता है। जो बड़े बड़े लेक्स होते हैं, ठीक है, सीज होते हैं, उनसे जो सेपरेट हो गए होते हैं। रीफ्स आप सभी ने सुना होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का रीफ है सबसे बड़ा रीफ हो गए, ठीक है, या फिर वेरियर आइलैंड्स हो गए। ठीक है। इनकी वजह से जो है वो कट जाता है कुछ हिस्सा। मान लीजिए एक बड़ा सा समंदर है, यहाँ पे एक रीफ आ जाता है इतना सा, और ये हिस्सा एक अलग से कट जाता है। इसे बोलते हैं लैगून। ठीक है, इसे बोलते हैं लैगून। और उन्होंने इनमें से पूछा कि इनमें से लैगून जो है वो कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेरू की। तो कोलेरू जो है वो कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक जो है वो आती है। ठीक है, आंध्रा में। फिर उसके बाद पुलिकट, ये भी आंध्र प्रदेश में आती है। चिल्का जो है ये ओडिशा में आती है। ठीक है, चिल्का कहाँ पे आती है, ओडिशा में आती है। चिल्का बहुत फेमस लेक है भाई, इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और लास्ट में बचती है हमारी लोकतक लेक, जो कि कहाँ आती है, मणिपुर में आती है। और ये एक लैगून है। ठीक है, लोकतक लेक मणिपुर में आती है और ये एक लैगून, ओ सॉरी, लैगून नहीं है। बाकी सभी लैगून है, ये लैगून जो है वो लोकतक लेक नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। बस इतने से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट की सेपरेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशंस। ठीक है, बिना बॉइलिंग किए हुए दो डिकम्पोजिशंस को, उनको सेपरेशन, उनकी सेपरेशन के लिए हम इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है, कौन सा प्रोसीजर जो है वो यूज करते हैं, कार्बोनेशन, सब्लिमेशन, या फिर डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डिस्टिलेशन बिल्कुल सही रहेगा। डिस्टिलेशन वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो है कंपोनेंट्स को, जुड़े हुए कंपोनेंट्स को अलग करने का काम करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे होंगे। अगर मेरे भाई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसके सिवा पीडीएफ्स के लिए कुछ फ्री पीडीएफ रहते हैं, वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देता रहता हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहमनी मॉन्यूमेंट्स एट गुलबर्गा कर्नाटका रिप्रेजेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बहमनी जो
मॉन्यूमेंट हैं गुलबर्गा में, वो कौन सा आर्किटेक्चर का स्टाइल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो वो करेंगे डेक्कन स्टाइल, ठीक है, डेक्कन आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ये बाहमनी मॉन्यूमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा यहाँ पे फोर्ट था, गुलबर्गा फोर्ट, गुलबर्गा फोर्ट जो है वो यहाँ पे था, गुलबर्गा किला। और किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था राजा गुलचंद के द्वारा, ठीक है, राजा गुलचंद के द्वारा ये बनाया गया था। चलिए इसी के साथ साथ सभी दोस्त वीडियो को लाइक करते चलें, और जो कुछ नए भाई हैं हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। इनमें से कौन सा वह यंत्र है, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी और गैस कह सकते हैं आप एयर में उसे मेजर मापने का काम करता है, ठीक है, जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोलोमीटर की। यहाँ पे बोलोमीटर हमें दिया हुआ है। तो बोलोमीटर का भाई क्या काम होता है, ये रेडिएशन मेजर करता है, रेडिएशन जिसे हम तरंगे कहते हैं, ठीक है, रेडिएशन मेजर की जाती हैं बोलोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, हाइग्रोमीटर हमारा आंसर रहेगा इसमें ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी या फिर आप गैस कह सकते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोमीटर की। हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है, डेंसिटी, घनत्व। जैसे आप सभी ने लैक्टोमीटर सुना होगा कि दूध जो है वो मेजर करने के लिए कि दूध जो है वो प्योर है कि नहीं है, इसमें पानी की कितनी मिलावट की गई है, उसके लिए लैक्टोमीटर किया जाता है। ये सेम लैक्टोमीटर की ही आप कह सकते हैं भाई बहन जैसे होते हैं ना, वैसा ही है, ठीक है, लैक्टोमीटर जैसा ही। इसमें से भी डेंसिटी देखी जाती है, लैक्टोमीटर में भी डेंसिटी देखी जाती है। अब बात करते हैं हमारे अल्टीमीटर की। तो अल्टीमीटर किसके लिए यूज होता है, अल्टीट्यूड के लिए, ठीक है, अल्टीट्यूड के लिए। जैसे आप सभी ने अगर कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो वहाँ पे लिखा होता है अबव सी लेवल, ठीक है, समुद्री तट से इतनी ऊंचाई पर, तो वो जो है वो अल्टीमीटर के द्वारा मेजर किया हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हाइग्रोमीटर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 47 कहता है कि फॉलोइंग कौन सा इनमें टाइडल पॉट है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पॉट इनमें से कौन सा है, जल्दी से आंसर आने दीजिए। देखिए एक होते हैं टाइडल पार्ट्स, एक होते हैं नॉन टाइडल पार्ट्स, ठीक है। जो नॉन टाइडल पार्ट्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वो रिवर माउथ क्या कह सकते हैं, नदी के द्वार पे स्थित होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, वाटर लेवल स्टेबल होता है, एक समान रहता है। और अगर बात कर ली जाए टाइडल्स की, ठीक है, तो इनमें वाटर लेवल जो है वो अप डाउन होता रहता है, ठीक है, इनमें अनस्टेबल होता है, इनमें एक जैसा नहीं रहता। ये इन दोनों की मेन जो है वो डिफरेंस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारा सही आंसर रहेगा चेन्नई टाइडल पॉट है, ठीक है, बाकी सभी जो है वो नॉन टाइडल पॉट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स वगैरह देते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, हमारा 8th क्वेश्चन आज का। थीम फॉर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इन 2023। उम्मीद करता हूँ नेल्सन मंडेला आप सभी को मालूम होंगे, साउथ अफ्रीका के इतिहास में, हिस्ट्री में इनका नाम जो है वो गिना जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, सॉरी अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1994 से लेके 1999 तक का इनका टाइम पीरियड जो वो है, ठीक है। अब बात की जाती है थीम की, तो मंडेला इंटरनेशनल डे की थीम क्या थी, द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होता हुआ दिखेगा। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 था आज का। 5 ईयर प्लान्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एक बार व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा आप सभी बच्चे, अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे मैंने आपको फोटो एक सेंड किया था, ठीक है, उसमें प्रॉपर 5 ईयर प्लान के जो भी उनकी थीम्स थी, जिन बंदों के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो टाइम पीरियड था, वो सब वहाँ पे एक ही फोटो में आपको कवर हो जाएगा। और 5 ईयर प्लान पे मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 5 ईयर प्लान जो है ये हमने कहाँ से बोरो किया था। आप सभी को इतना मालूम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का
अलग अलग देशों के पार्ट से बना हुआ है मिलके, ठीक है। तो ये जो है 5 ईयर प्लान वाला, ये हमने कौन से देश से, आप कह सकते हैं कौन से देश का हिस्सा है, ठीक है। तो ये यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर बोले तो रशिया। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा हमारा आंसर। 5 ईयर प्लान्स टोटल कितने थे? 12 जो है वो टोटल 5 ईयर प्लान्स थे। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1951 से लेके 2017 तक जो है इनका टाइम पीरियड रह चुका है, ठीक है। एक बार सभी बच्चे ग्रुप पे चेक कर लीजिएगा, वो आपको मैंने दिया, अगर आप वो याद कर लेते हैं तो मान के चलिए 2 क्वेश्चंस तो आपके कहीं गए ही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोपिन पिगामेंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट और वेजिटेबल। लाइसोपिन, लाइसोपिन जब भी आपको वर्ड आए दिखे सामने तो एक चीज याद रखिएगा, रेड, पिंक एंड ऑरेंज, ये 3 कलर याद रखिएगा, ठीक है, रेड, पिंक और ऑरेंज। लाइसोपिन पिगामेंट जो है ये रेड हो गया, पिंक हो गया और ऑरेंज हो गया। इन 3 कलर्स का जो भी कोई फ्रूट होगा, जो भी कोई वेजिटेबल होगी, उसमें ये पाया जाता है। तो अब ऑप्शंस में देख लीजिए कि इन तीनों कलर्स में से कौन सा जो है वो आता है, ठीक है। बात कीजिए स्पेनिश की, ये कौन सी होती है? ग्रीन होती है। ब्लैकबेरीज ब्लैक होते हैं, ठीक है। कॉर्न जो है ये येलो होती है। टोमेटो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो कि किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं, ठीक है। लाइसोपिन आपसे भूलना नहीं है, याद कर लीजिए, लाइसोपिन लाइसोपिन बोल के 2-4 बार। रेड, ऑरेंज और पिंक, 3 कलर का कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल होगा, उसमें कौन सा पिगमेंट होगा? लाइसोपिन नाम का पिगमेंट उसमें पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा टेबल टेनिस के ऊपर अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है कि टेबल टेनिस का जो अपर सरफेस होता है टेबल टेनिस के टेबल का, उसका जो है वो लेंथ बताइए, ठीक है। तो वो होता है 274 सेंटीमीटर, 274 सेंटीमीटर जो है उसकी अपर लेंथ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। हाँ, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से कौन सम्मानित किया गया है, और यहाँ पे ईयर भी मेंशन है, ईयर भी मेंशन है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर आने दीजिए, 1998 में जो है वो कौन सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं सबसे पहले सम्मानित किए गए थे, ठीक है, नोबेल प्राइज के साथ, और ये किए गए थे 1913 में। ये कौन थे? ये पोइट की कैटेगरी में इनको सम्मान जो है वो दिया गया था। अब बात करते हैं उनके बाद जो है 1930 में सीवी रामन जी किए गए थे। ये कौन थे? फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के रिलेटेड थे सीवी रामन 1930 में। और इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो रहेगा अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन जो हैं ये 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला, और किस फील्ड में मिला? इकोनॉमिक्स में मिला, इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड। जेली लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53, जल्दी से, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा। जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और चलिए, इसका हमारा आंसर रहेगा साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है और एक जेली की तरह होता है, ठीक है, एक जेली की तरह सब्सटेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिवैम्प्ड इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो जो है 2047 का, वो कौन जो है वो कर रहा है रिलीज, ठीक है। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 का रिलीज जो है वो कौन करेगा? जल्दी से, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? नीति आयोग जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नीति आयोग, चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? चेयरपर्सन कह लीजिए या चेयरमैन कह लीजिए, ठीक है। तो चेयरपर्सन है पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के चेयरपर्सन है। और अगर बात कर ली जाए वाइस चेयरपर्सन की, तो वो रहेंगे सुमन बेरी, सुमन बेरी। लास्ट एक क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें वाइस चेयरपर्सन करके क्वेश्चन पूछ लिया था नीति आयोग का। मोस्टली बच्चे टारगेट किसको करेंगे? चेयरपर्सन को। हाँ भाई, चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी है, बात खत्म। बट
क्वेश्चन क्या था कि वाइस चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर आज का 15, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया मेरे भाइयों, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। यहाँ पे गवर्नर बनने के लिए किसी राज्य का, देखिए जैसे सेंटर का प्रेसिडेंट होता है वैसे ही हर स्टेट का गवर्नर होता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के बराबर ही होता है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वैसे स्टेट में गवर्नर के पास पावर होती है। सेंटर में प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में गवर्नर के नीचे चीफ मिनिस्टर जो है वो होते हैं, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पे गवर्नर की, हमें एज बतानी है भाई, मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो गवर्नर जो है उनकी मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए, और 25 साल किसके लिए होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं कम से कम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, और अगर आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कम से कम जो है वो 25 साल एज होनी चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और एमएलए और एमएलसी दोनों की जो है वो एज अलग होती है। अगर आपको एमएलए बनना है तो उसके लिए आपको चाहिए 25 साल। अगर आपको मेंबर ऑफ काउंसिल का बनना है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का काउंसिल का मेंबर बनना है, तो उसके लिए आपको जो एज लगेगी वो लगेगी 30 ईयर्स, बोले तो 30 साल की एज जो है वो उसमें लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो सभी नोटिफिकेशन रहेंगे फ्यूचर्स के वीडियोस के वो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 2011 का जो सेंसस हुआ था, ठीक है, उसका इन्होंने लिटरेसी रेट पूछा है, साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर पूछा है 2011 का। इन्होंने बताया है कि मेल का जो लिटरेसी रेट था 82.14 था, और फीमेल जो है उनका था 75.46। और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि क्या ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि दोनों गलत हैं, ऑप्शन बी कहता है पहला सही है, ऑप्शन सी दूसरा, और ऑप्शन डी कहता है कि दोनों के दोनों गलत हैं। जल्दी से अभी बता दीजिए, ठीक है। देखिए जो टोटल लिटरेसी रेट था मेन वीमेन दोनों का मिला के, वो इंडिया का था 74.04, 74.04% जो है ये इंडिया का लिटरेसी रेट था, ठीक है। अब बात की जा रही है मेल और फीमेल की, तो इनमें से सिर्फ मेल्स का जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। मेल्स का जो है 82.14 है, और बात कर ली जाए फीमेल का, तो फीमेल का हमारा कितना था फीमेल का लिटरेसी रेट था 65.46%, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये रहा फीमेल का, और मेल का ये सही है, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाज मर्ज्ड विद, नेशनल रूरल प्रोग्राम जो है वो किसके साथ मर्ज्ड किया गया था 1989 में, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा नरेगा करके, एम नरेगा करके, ठीक है, इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं जिनमें रूरल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। नरेगा में कैसा था कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट था, वैसे ही ये प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए ये स्कीम्स रहती हैं मेनली। तो जल्दी से बताइए इसको किसके साथ मर्ज किया गया था। तो इसको मर्ज किया गया था जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर डी, जवाहर रोजगार योजना बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1989, ठीक है, 1 अप्रैल 1989 को जो है ये स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 18th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स। गुप्ता पीरियड की बात की गई है मेरे भाइयों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से भी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी मेरे को एक बार जल्दी से आंसर बता दीजिए कि फाउंडर कौन थे गुप्ता पीरियड के, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। गुप्ता पीरियड के फाउंडर जो है वो कौन थे। तो अभी बात की गई है कि गुप्ता पीरियड में जो डोनेट की जाती थी ब्राह्मण्स को लैंड, उसे क्या कहा जाता था, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था। ब्राह्मण्स को जो लैंड डोनेट की जाती थी उसे कहा जाता था अग्रहारा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये किस पर्पस के लिए की जाती थी, एजुकेशन एंड रिलीजियस
ठीक है, एजुकेशन और रिलीजियस पर्पसेस के लिए लैंड डोनेट की जाती थी, उसे अग्रहारा कहा जाता था। और गुप्ता डायनेस्टी की यहाँ पे बात कर ली जाए मेरे भाइयों, तो फाउंडर आएंगे हमारे श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो है वो फाउंडर रहेंगे, और मेनली जो है वो प्रिसाइज किया जाता है चंद्रगुप्त वन को, जिनका टाइम पीरियड 320 से स्टार्ट हुआ था। और बात की जाए श्रीगुप्त की, इनका टाइम पीरियड 240 से 280 तक रहा है। ठीक है, क्लियर है जहां तक? कोई डाउट किसी भाई को तो कोई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कमांडर ऑफ महमूद गोरी? ठीक है, महमूद गोरी का कमांडर कौन था भाई? और उसने स्लेव डायनेस्टी भी बनाई थी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी खोज भी महमूद गोरी के कमांडर ने की थी। और हमें पूछा गया है महमूद गोरी का कमांडर का नाम, तो उसका नाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये महमूद गोरी का कमांडर था, और इसने स्लेव डायनेस्टी की खोज भी की थी। बात कर ली जाए टाइम पीरियड की, 1206 से लेके 1210 तक का इसका टाइम पीरियड जो है वो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का। हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर? इंडियन न्यूक्लियर का फादर किसे कहा जाता है? और फादर ऑफ, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, फादर ऑफ स्पेस, ताकि पता तो चले कि कौन बच्चे जो हैं पूरा वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते। क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर 50 क्वेश्चन की क्लास लगाओ, 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की क्लास लगाओ। मैं 20 क्वेश्चन की लगा रहा हूं ताकि सभी बच्चे जो हैं वो आराम से देख सकें टाइम फ्रेम में, 20-25 मिनट का टाइम फ्रेम बना के। ठीक है, जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी होती जाएगी बैठने की ज़्यादा तो डेफिनेटली हम क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्रीज कर देंगे। इससे सभी बच्चे फादर ऑफ स्पेस का आंसर दीजिएगा मेरे को, ताकि मुझे पता चल सके कि टोटल जो है वो कितने बच्चे लास्ट क्वेश्चंस तक विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर का होमी जहांगीर बाबा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे जस्ट मिनट, फाउंडिंग मेंबर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एट ट्रॉम्बे। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर थे। चलिए, सीवी रामन आप सभी को पीछे बता चुका हूं। ठीक है, वी राधाकृष्णन, वेंकटम रमन राधाकृष्णन जुड़िए। ठीक है, तो अभी आपने ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। और आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे मेरे भाइयों, आज की क्लास के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहते हैं, जब कुछ आपका पोर्शन वीक है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर भी क्लास लाएंगे। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, जब फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन रहता है साइड पे, उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो दीजिए इजाज़त दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।